नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले की एकमात्र कोतमा विधानसभा सीट से सामान्य प्रत्याशी है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं दिलीप जायसवाल जी। पूर्व में भी ये 2 बार भारतीय जनता पार्टी अनूपपुर के अध्यक्ष रह चुके हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और इन्हें फिर मैदान में उतारा है। आज हम इनसे बात करेंगे कि कैसे एक शख्स से शख्सियत तक का सफर दिलीप जायसवाल जी ने तय किया। 1977 में दिलीप जायसवाल जी जब छात्र जीवन में थे, कक्षा 9वीं की हम बात करेंगे, लगभग आज से 45 साल पहले तब इनका राजनीति में प्रवेश हुआ और तब भारतीय जनता पार्टी का शायद उदय भी नहीं हुआ था, उस समय की बात है। स्वागत है आपका दिलीप जायसवाल जी हमारे कार्यक्रम में। और धन्यवाद, आप सबको सादर नमस्कार। कैलाश जी, आपको, आपके टीम को सबको सादर प्रणाम करता हूँ। हालांकि दिलीप जायसवाल जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अनूपपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की बात करें या राजनीति की बात करें, दोनों में ही आपका एक अलग स्थान है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आपके ऊपर भरोसा जताया तीसरी बार और आप एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। उस सीट से आपको चुना गया, भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, जहां पूरे संभाग की नजर रहती है। एकमात्र कोतमा विधानसभा सीट है, शहडोल संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से सामान्य सीट है, जहां से दिलीप जायसवाल जी पर तीसरी बार लगातार भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने। काफी कश्मकश रही होगी, आपको भी लगता होगा कि चूंकि पिछला चुनाव थोड़े ही अंतर से आप पीछे रह गए थे और काफी लोगों की नजर थी। अनूपपुर जिले की बात करें या कोतमा विधानसभा की बात तो दूर, पूरे संसदीय क्षेत्र और भी प्रदेश, दूसरे जगह से भी, प्रदेश के हिस्सों से कई लोगों की नजर थी कि संसदीय सीट जो है यहाँ पर हम आए और यहाँ से अपने को टिकट मिल जाए, और जब दूसरी लिस्ट निकली उसमें आपका नाम आ गया। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश नेतृत्व व केंद्रीय नेतृत्व को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तो मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पर उन्होंने तीसरी बार भरोसा किया है और मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं की ओर से व विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से विश्वास दिलाता हूं पार्टी को कि इस बार निश्चित तौर पर हम प्रचंड बहुमत से विजयी होकर के यह सीट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। जैसा कि आपने कहा कि इसमें कशमकश निश्चित तौर पर बहुत से हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने आवेदन किया था, अपनी दावेदारी रख रहे थे और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी अपना आवेदन, अपनी दावेदारी रख सकता है, क्योंकि हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र भी जीवित है। और जैसा कि केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार तय कर रखा था कि हम सीधे सर्वे पर इस बार करेंगे, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मैं कहीं भी नहीं गया, ना भोपाल गया ना दिल्ली गया। कई नेता, अपने सीनियर नेताओं ने भी बोला यार तुम चल नहीं रहे हो, कहीं भी जा नहीं रहे हो। तो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि भैया जब पार्टी ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है और उस पर जिसका भी आएगा उसको ही देंगे, तो उसके बाद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि जब सर्वे पे ही करना हो पार्टी, कम से कम मैं समझता हूँ केंद्रीय नेतृत्व रहा हो चाहे प्रदेश नेतृत्व रहा हो, कम से कम 1 दर्जन से भी ज़्यादा अलग अलग मीडिया के माध्यम से, प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से भी, प्रशासनिक स्तर पे भी, चूँकि दिल्ली में और प्रदेश में भी सरकार है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा संघ परिवार भी बहुत बड़ा है, उनके माध्यम से भी, और IB, CID, ऐसे सभी से उन्होंने ओपिनियन लिया, सभी के बारे में लिया है। शायद जितना मुझे अपने बारे में नहीं मालूम होगा उससे ज़्यादा हमारे बारे में पार्टी के पास पहुंच चुका है। तो वो सब ओपिनियन लेने के बाद पार्टी के उस पर कहीं ना कहीं लगा होगा कि नहीं मैं सबसे अच्छा प्रत्याशी रहूँगा, तो पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके और अपना प्रत्याशी घोषित किया। हालांकि कोतमा की बात करें तो कोतमा के जो भी लोग हैं, मतदाता कहें, जनसंख्या जितनी भी है, तो काफ़ी लोग आपसे सीधे परिचित हैं। लेकिन एक बार फिर मैं बताना आपको चाहूँगा, क्योंकि संसदीय क्षेत्र का मामला है और इकलौती कोतमा विधानसभा सीट जो है संसदीय क्षेत्र में पड़ती है। कोतमा 8 विधानसभा सीटों में तो दिलीप जायसवाल जी का जन्म जो है 1961 में हुआ था, 3 नवंबर 1961 में, और 3 सितंबर, और उस दिन जन्माष्टमी भी थी। तो काफ़ी संयोग है, अच्छा संयोग है कि जन्माष्टमी के दिन, खासकर हिंदुओं में तो ये माना जाता है कि जो से ये पर्व आते हैं, जन्माष्टमी हो गई और दीपावली हो गई, ऐसे पर्व। मेरा जन्माष्टमी के दिन रात 12:15 में
और इसलिए तारीख 3 हो गया, अच्छा, नहीं तो 2 कहलाता। कृष्ण जी का भी जो जन्म हुआ था कहते हैं कि रात में ही हुआ था। बिल्कुल यही बोलते हैं हमारे, हाँ, हमारे पुराणों में तो यही लिखा, जो भी हमारे पुरोहित हैं, जो भी हैं विद्वान, वो सबका यही कहना है। स्वर्गीय सिद्धूलाल जी जायसवाल थे, इनके पिताजी हैं और मूलतः व्यापारी थे और आज भी व्यापार से इनका नाता नहीं टूटा है। परिवार के और लोग जो हैं, भाई लोग हैं, और आपका भी मूल जो है तो व्यापारी है। राजनीति तो एक सेवा भाव के कारण वर्तमान में तो मेरे पास खाली कृषि बचा है, एक छोटा सा व्यापार था पास क्रेशर का, तो क्रेशर के व्यवसाय रहने दो बंद हो गया है। अच्छा। मेरा एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, एक बेटी डॉक्टर है, उसकी ब्याह कर दिया हूँ, नागपुर में है। वो अभी अपना खुद का निजी प्रैक्टिस छोटा सा क्लिनिक डाली एक कमरे में और करती है। छोटी बेटी जो है मेरी, वो लॉ कर ली है, अब वो मास्टर ऑफ लॉ कर रही है। और बेटा भी जो मेरा है वो BBA किया है, फिर उसके बाद मास कम्युनिकेशन से PG किया है आपके ही इससे, फिर उसके बाद लॉ भी उसने किया है। मैंने उसको घर पे रखा है कि भाई तुमको कहीं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मैं तो यहाँ घूमता, तो मम्मी है, तो उनकी सेवा हुआ तुम करो, और उसका जैसा रुचि होगा, मैंने उससे स्पष्ट बोला कि तुमको बिजनेस जो भी करना रुचि बता देना, वैसा आप बिजनेस। राजनीति की बात करेंगे तो क्योंकि आप व्यापारिक परिवार से थे और जायसवाल जैसे माने जाते हैं, तो ये व्यापारिक परिवार ही माना जाता है, पिताजी भी उसमें थे, आप लोग, आपके भाई भी व्यापार में, तो राजनीति में कैसे आपका जुड़ाव हो गया? राजनीति में आने का बचपन से ही बताऊं मैं आपको, मेरा एक बचपन से ही रहा कि कहीं भी कुछ गलत देखता था, कुछ भी अन्याय है, ऐसा है, तो उससे तो मेरा बिल्कुल कभी भी स्वीकार नहीं कर पाता था उस चीज़ को, उसका प्रतिकार करता था। और फिर कुछ ना कुछ अच्छा करना है, सोशल करना, कुछ अच्छा काम करना है, ऐसा हमेशा शुरू से मेरे बचपन से सोचता है। शुरुआत कब हुई राजनीति? मैं बताऊँ आपको, मैं जब एक तो हम जब कक्षा 9 में जब जनता पार्टी बनी, जब इमरजेंसी लगा 75 में, 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगा। जब इमरजेंसी लगा, देश में काला कानून आया, तो उसके बाद सारे नेता सब जो रहे सब जेल में डाल दिए गए, श्रीमती इंदिरा जी के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा। और 77 में जब इमरजेंसी खत्म हुआ तो सभी लोग बाहर आए, तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, जो पहले समाजवादी और सोशलिस्ट पार्टी थी और जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी, उसका नाम था जनसंघ, उसका चुनाव चिन्ह दिया, विचारधारा शुरू से ही थी कि चुनाव। ये सब लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक पार्टी बनी, जनता पार्टी, और जिसका चुनाव चिन्ह हुआ हलदर किसान। तो वो चुनाव लड़े, उस समय हम छोटे थे, कक्षा 9 का लास्ट ही चला था, 10वीं में ऐसी था, 9वीं 10वीं में रहे होंगे लगता है। तो मैं मेन जो यहाँ का पोलिंग स्टेशन था बिजुली मेन बाजार का, उसका मैं पोलिंग एजेंट मुझे बनाया गया था। अच्छा। हाँ, पूरा दिन हम रहे हैं। ये 1977 की बात, 77 की बात, जब पहले ऐसा माना जाए तो वर्तमान में कोतमा की जनसंख्या या कोतमा के जो मतदाता इस बार आपसे रूबरू होंगे, तो आधे मतदाता तो उस समय उनका जन्म ही नहीं हुआ होगा। बिल्कुल ठीक, आधे से अधिक मतदाता होंगे, जो 45 साल पहले की बात है। हाँ, ये 45 साल पहले की बात है, और रहे हैं। और सत्ता ने कभी भी ऐसा नहीं रहा, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, मैं समाजवादियों के संपर्क बहुत रहा हूँ। मैं मेरे घर में जमुना प्रसाद शास्त्री जी, रघु ठाकुर जी, जुगल किशोर गुप्ता जी अभी भी हैं, अनूपपुर से पूर्व विधायक हैं, रहे ये 77 में बने थे, वो आते जाते रहे। लेकिन जब सदस्यता की बात आई तो मेरे को लगा सदस्यता लेना तो थोड़ा सोच के लेना है, तो मैंने सारे पार्टियों के साहित्य को जरूर पढ़ा मैंने, और पढ़ने के बाद मुझे सबसे अच्छा लगा कि कम से कम एक भारतीय जनता पार्टी है जो प्योरली मैं कह सकता हूँ राष्ट्रवादी है, क्योंकि इनके एजेंडे में सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद दल, फिर स्वयं लास्ट में। ये अगर कोई विचार है तो किसी पार्टी का, तो वो एक मात्र है भारतीय जनता पार्टी। मैंने बड़ा सोच समझ करके, और बिजली में कोई तो था नहीं भाजपा का, अच्छा, कोई भी नहीं था, ना संघ का हमारा भी काम भी नहीं था, विद्यार्थी परिषद भी नहीं थी। 45 साल पहले बिजली जो आज नगर पालिका दिख रहा है, बड़ा शहर जैसा दिख रहा है, छोटा सा गाँव, बहुत छोटा सा गाँव था, बहुत कम जनसंख्या भी होगी, बहुत छोटा सा गाँव था, एक पंचायत ही था ये। और फिर मैं कोतमा जा करके, और हमारे उस समय रामरूप जी शराफ बड़े नेता होते रहे, और अवधेश कामकार जी जो उस समय कोतमा नगर के अध्यक्ष थे भाजपा। मैंने उनके पास जा करके, भैया मुझे सदस्यता भाजपा का चाहिए, उन्होंने मुझे सदस्य बनाया, 1 रुपये में उसमें सदस्यता होती थी, और 4 बुक लेकर आया उनसे, एक बुक में 25 पन्ने होते थे, हम 4 बुक लेकर आए, और फिर जहाँ भी हमारे ऐसे इष्ट मित्र जो भी रहे
तो उनको हमने सदस्य बनाना शुरू किया। बिल्कुल। इस प्रकार से जो मेरे विद्यार्थी जीवन के साथी रहे, दोस्त रहे, ऐसा कहीं भी आसपास गांव में एक बैठे हमारे लालमन जी यहाँ पर आपके बीच में, ये वो उसी समय के हमारे कार्यकर्ता हैं। जब हमने शुरू किया 80-81 के बाद से, 81 मैंने संस्था ली थी भाजपा की, और उसके बाद से काम थोड़ा थोड़ा शुरू किया हमने। तब से हम लगातार पार्टी का काम करते आ रहे हैं। ये कहा जाए कि एक कहावत है, किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लेकिन लोग मिलते गए और कारवां बनता गया है। बड़ा कारवां आज आपके साथ है, आपके निश्चित तौर साथ चल रहा पर है। सही बोल रहे हैं। जब हमने बिजली में शुरू किया अकेले तो ही रहे। मैं अकेले शुरू किया। हमारे बहुत अच्छे सहयोगी मिले थे, डॉक्टर अशोक जी, उनके पिताजी रहे, अपना हम लोग बोलते रहे, अशोक देवानी जी। और एक हमको सहयोगी मिले थे जुगल किशोर अग्रवाल जी, वो भी एक अच्छे सहयोगी मिले थे। मैं छोटा सा दुकान भी करता था जनरल गुड्स की। मेरे दुकान सामने थे गिल्लू सेठ, हम लोग बोलते रहे, उनकी चाय होटल की दुकान थी, चाय नाश्ता की, वो भी मेरे सहयोगी बने। फिर ऐसे ही दो चार सहयोगी बन गए। एक हमारे मामा बोलते थे, उनका रघुनाथ सोनी उनका नाम था, वो मेरे साथी बने। फिर उसी समय जब धीरे धीरे हम बढ़े, करीब ऐसे चलता रहा, मतलब थोड़ा चलता रहा अकेला। फिर उसके बाद संघ का काम भी यहाँ शुरू करे, फिर विद्यार्थी परिषद का शुरू करवाए। सबसे पहले हमने भारतीय मजदूर संघ का शुरू करवाया। उस समय जोमड़े जी एक आया करते थे, बुजुर्ग से थे, तो वो बड़ा प्रसन्न होते रहे मुझको देख करके कि यार एक लड़का चलो कल से हमारे विचारधारा जुड़ा। तो उनके माध्यम से हम लोग बिजूरी में एक सुभाष राज जी थे, खत्म होकर बेचारे वो, उनको लिया वाला एरिया, इसलिए राजनगर में जगदीश बंगा थे, बीके खर थे, ऐसे कुछ लोगों को अपन ने जोड़ करके भारतीय मजदूर संघ, एक जानकी प्रसाद विश्वकर्मा जी थे, अमरनाथ के हैं, इन लोगों के माध्यम से हमने भारतीय मजदूर संघ का भी काम शुरू किया कोल माइंस में। 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने जब दूसरी बार सरकार बन रही थी प्रदेश में, तो आप पर भरोसा दिखाया था और आप चुनाव जीत कर भी आए थे। मनोज अग्रवाल थे, उनको आपने बहुत ही कम अंतर 1849 मतों से हराया था शायद। और उसके बाद 5 साल आप सत्ता में थे, आपकी पार्टी सत्ता में थी, आप विधायक भी थे और जिलाध्यक्ष का पद भी कुछ दिनों तक आपके पास था, दोनों ही पद थे। फिर क्या हुआ ऐसा कि जब 2013 की बात करें और देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत किया था और लगातार एक महीना 1.5 महीना मैं घर परिवार सब छोड़ करके क्षेत्र में भ्रमण करता था। पैदल किसी भी गाँव जाते, पैदल पूरे गांव में घूमते थे हैंड माइक लेकर के, और एक गांव का जो प्रमुख चौराहा वहाँ रहता था, वहाँ हम चौपाल लगाते थे और सरकार की एक एक योजना को हम सरकार की जनता को बताते थे कि जिससे जनता जानेगी तब तो लाभ उठा। क्या सर्वे में नाम नहीं आया था आपका उस समय जब 2013 की बात थी? सर्वे में जरूर रहा मेरा नाम, ऐसा नहीं, आप देखते रहोगे कि टीवी में सब में मेरा नाम फाइनल करके आ ही रहा था। लेकिन अब चूंकि एक बात, जो सीट ये जनरल सीट है, बहुत से लोग रहते उससे हमारे भाई कह लें, मित्र भी कह लें, विद्यार्थी जीवन में हमारे साथ हम लोग पढ़े थे, राजेश जी, उनकी भी प्रबल इच्छा थी। तो पार्टी ने लगा हो शायद चलो पिछले बार बिजली से लाए, इस बार कोतवा से ला देते हैं, और कोई ऐसी बात थी तो उनको कोतवा से राजेश जी को दे दिया टिकट, मुझको ड्राफ्ट कर दी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। और मेरे को अगर पार्टी शायद वही बोलती होती कि दिलीप जी इस बार आपको नहीं लड़ाएंगे, तो मैं तो वही घोषणा करता। तो आप जब पार्टी संगठन से जुड़े थे तो एक ही बात था, सिर्फ एक बात था कि भाजपा को यहाँ मजबूत करना और भाजपा का विधायक बनाना है और भाजपा की सरकार बनाना। हम तो कभी कल्पना नहीं किए थे कि हम लड़ेंगे विधानसभा में। हमने पहली बार 84-85 का हमने चुनाव देखा सदस्यता लेने के बाद। उसमें हमारी जमानत जब्त हुई 84-85 में, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। लोकसभा में तो जमानत बच गई थी, ज्ञान सिंह जी लड़े थे, करीबन 84,000 वोट पाए थे उन्होंने लोकसभा में, और 5,000 के समथिंग कमोल सिंह जी लड़े थे विधानसभा का। तो कमोल सिंह कंवर जी, तो उनको करीब 5,000 वोट मिला था, जमानत हमारी जब्त हो गई थी। लेकिन उसी दिन ये बात कहीं ना कहीं मन में आया था कि अगला विधायक जो भी होगा भाजपा को होगा, ये हमने तय किया था। और उसी हिसाब से मैंने पूरा ग्राउंड लेवल पे हमने नीचे काम करना शुरू कर दिया। ये भी कहा जाता है कि जब आपको सीट मिली थी, भाजपा की विरासत में मिली थी, जयसिंह मरावी जो थे कद्दावर नेता थे भारतीय जनता देखिए, जयसिंह मरावी जी का आपने नाम लिया, मैं बता दूं आपको, तो जब हम बताया आपको जैसे कि हमने एक संकल्प लिया, और जब 90 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का कंप्रोमाइज हुआ था। और कंप्रोमाइज जो 5 विधानसभा, शहडोल एक जिला होगा पहले,
पूरा जो संभाग हमारा 5 विधानसभा भाजपा के खाते में आया था और 3 विधानसभा और 1 लोकसभा समाजवादियों के खाते में गया था, जनता दल खाते में। और उसमें कोतमा विधानसभा जो है ये भाजपा के हिस्से में आया था, जिसमें हमारे प्रत्याशी थे श्री छोटेलाल सिंह जी। जयसिंह जी जनता दल के कार्यकर्ता थे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने उनको यहाँ पर समझौता को तोड़ते हुए निर्दलीय लड़ा दिया था। जयसिंह जी मेरे अच्छे मित्र थे और जब हम चुनाव के दरमियान मिलते थे तो जयसिंह जी को वोटिंग के 4 दिन पहले मैं बोला, जयसिंह जी बहुत अच्छी हवा चल रही है आपकी, लेकिन आप जीतोगे नहीं, जीतेंगे हम ही, ये हमने उनको कहा था। और हुआ भी वही कि 1800 वोट से हमने विजय हासिल किया। छोटेलाल सिंह जी साखी के रहे, वो विधायक बने और जयसिंह जी 1800 वोट से हारे, पीछे रहे। उसके बाद भगवान दिन कई हजार से हारे थे कांग्रेस के कैंडिडेट। फिर 93 में चुनाव हुआ, अयोध्या के कारण राम मंदिर का हमारी सरकार गिरा दी कांग्रेस नरसिंह सरकार ने। और उसके बाद 93 में चुनाव हुआ तो फिर ट्रायंगुलर फाइट हुआ, फिर से कांग्रेस भाजपा और जनता दल। फिर उस बार समझौता नहीं था हमारा, तो जयसिंह जी जनता दल के चुनाव चिन्ह से लड़े थे और हम अपने कमल से लड़े थे। और मैडम राजेश नंदिनी जी विधानसभा लड़ी थी। ट्रायंगुलर फाइट था और उसमें बड़ा कसम कोई नहीं कह सकता था कौन जीतेगा। और लगभग 1800 मत से 1700 या 1800 मत से माननीय स्वर्गीय श्रीमती राजेश नंदिनी जी जीती थी। और उसके बाद दूसरे नंबर में जयसिंह जी थे, लगभग 1600-1700 उनसे पीछे थे। और लगभग 1800 से पीछे हम भी थे राजेश नंदिनी से, बहुत कम मार्जिनल वोट से हम लोग हारे थे। ये स्थिति हुई। फिर इसके बाद 94 में अप्रैल का महीना था, जयसिंह जी और आदरणीय घनश्याम शराफ जी कोतमा में है, जो जयसिंह जी के मतलब नेता कहलाते। जयसिंह जी उनको अपना नेता मानते। वो दोनों ही घर पे आए सुबह। ऐसी मित्रता तो थी हम लोग की, मेरा ऐसा कभी भी नहीं रहा, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, कार्यकर्ता हो, हमारी विचारधारा अलग रहती रही, लेकिन हमारा मित्र संबंध सभी से रहते रहे। हम विरोधी हैं लेकिन हम दुश्मनी नहीं रखते रहे कभी किसी से, मैं आज भी नहीं रखते हम दुश्मनी कभी किसी से। हमारा विचारधाराओं की लड़ाई है, ये है बस। तो जयसिंह जी घर पे आए, चाय वाय हुआ। उसके बाद जयसिंह जी ने बोले, भैया अपना वो कागजा निकाली। बोला कौन सा कागजा? बोले जब आप सदस्यता दे करी थी। बोला तय क्या करिए ऐसे? बोले मुझे सदस्यता लेकर दो। मैं बोले 1 अप्रैल निकल गया है तो इतना बड़ा नेता अतः मुझसे सदस्यता ले। तो घनश्याम भैया बोले नहीं, वापसी सदस्यता लेने आया है। ये घनश्याम भैया शब्द था। तब मैं सीरियस हुआ। फिर सदस्यता बुक निकाला, उनका भरवाया पूरा, उनका साइन करवाया, लेकिन मैंने फिर अपना साइन नहीं किया। मुझे लगा कि जो इतना बड़ा भरोसा करके इतना बड़ा नेता जो 2 बार इलेक्शन मात्र कुछ वोटों से, कुछ 100 वोटों से ही हारा है, तो उसका भविष्य अब खराब नहीं होना चाहिए। जब उसने भारतीय जनता पार्टी में आया, मुझ पर भरोसा करके आया, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। तो फिर मैंने अपनी गाड़ी निकलवाई, उसमें एम्बेसडर गाड़ी थी मेरे पास, ड्राइवर सुग्रीन केवट करके एक था, उसको बुलवाया मैंने। और फिर गाड़ी निकलवा, हम लोग बैठे, घनश्याम भैया और वो भी बोले चलो। और उनका फार्म हाउस हम भरवा लिए, दस्तखत कर लिए। फिर गए कोतमा में, तो रामरुचि शराब के यहाँ गए। वो दुकान में बैठे थे, अपनी ज्वेलरी दुकान में। बोला, उनको हम दादू बोलते हैं प्यार से। बोला दादू चली शहडोल चले गए। तो कहा बोला चलिए, बहुत बहुत मजा आएगा आपका है। तो बोले अभी? बोला हाँ भैया तुरंत तैयार हो गया, आप कपड़ा पहनिए। तो ऐसी बनियान पहने बैठे थे पंडित। तो वो बोले ठीक, मैं कुर्ता पहनूँ चाहे जब से काफ़ी पी ले। बोला ठीक है। इतनी बात हुई, हम काफ़ी पी रहे थे। वो तुरंत अपना किए, बढ़िया तैयार होके आ गए और गाड़ी में वही सामने खड़ी कर रखे थे शंकर सिंह जी घर के सामने। तो जैसे खोलते गेट तो बोलते हैं दिलीप या जयसिंह कैसे बैठे हैं घर साहब? बोला चलिए दादू बताओ रास्ता वहाँ, बहुत मजा आई आपका ही आज, है ना। फिर हम लोग बैठे पीछे की सीट पर, हम 3 बैठे, आगे सीट रामरुच जी बैठे। हम लोग शहडोल गए। शहडोल में उस हमारे सबसे वरिष्ठ नेता कोई होते रहे और जिनको मैं अपना नेता मानता था, आदरणीय लल्लू सिंह जी थे। लल्लू सिंह जी के घर गए, उनको बताए। लल्लू सिंह जी इतना प्रसन्न हुए कि मैं बता नहीं सकता। हाँ, बोले दिलीप तुमने जयसिंह को नहीं लाया, ये तुरुप केक्का लाया है, तुरुप केक्का लाया है, ऐसा उनका शब्द था। और फिर उनके हाथ से सस्ता दिलवाया। फिर ये बात मैंने सरावगी जी को बताई। सरावगी जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले दिलीप जब लौटोगे तो मेरे यहाँ खाना खा के जाना। तो हम सब लोग फिर लौटते हुए
उनके होटल पे, बढ़िया साथ हम लोग सबने खाना खाया राजा होटल में ही। तो इस प्रकार से जय सिंह जी का फिर शुरुआत हुआ, और जय सिंह जी तब से फिर आज तक भारतीय जनता पार्टी में जब से आए तब से वो फिर कभी हार नहीं, हमेशा लगातार जीते। नहीं, लेकिन एक बात आएगी कि जयसिंह मरावी जब चुनाव लड़े तो अच्छे मतों से जीते, 2 बार आपके यहाँ से चुनाव लड़े, तो फिर आप भी चुनाव लड़े, आप भी जीत गए। लेकिन जो 8 से 13 का कार्यकाल था, फिर सब कुछ ठीक होने के बाद आपको टिकट भी नहीं मिली। उसके बाद 13 के बाद ऐसा क्या हुआ कि मतलब जो भाजपा का गढ़ था वो ध्वस्त हो गया? स्वाभाविक है, जैसे क्या होता, इतना बड़ा मतलब एक तो पहले सीट छोटी हो गई, 68 मतदान के नाम निकल के जयपुर में चला गया। अच्छा, परसीमन के बाद, और उसी कारण से जनरल सीट हुई। अब मुझे दिया, जब पहली बार मैं जीता था, मैं 22,000 समथिंग वोट पाया था। वोटों का विकेंद्रीकरण खूब था, लगभग 26 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, बहुत बड़े बड़े नेता लोग लड़े थे। मुझे तो कोई गिनती मानता ही नहीं था कि हम जीतेंगे। मीडिया के चाहे कोई भी, हमको तो सब लोग 5वें नंबर में मान रहे थे, लेकिन संगठन का आधार जो था उसी आधार पर हम जीता। ठीक है, 13 में अब पार्टी ने आदरणीय राजेश जी को, स्वर्गीय हमारे अच्छे मित्र हैं, हम लोग साथ में पढ़े। हम लोग जब कॉलेज में भी जब राजनीति करते थे तो हम एक ही पैनल के लोग थे। संजय शर्मा जी हमारे अध्यक्ष के उम्मीदवार थे, राजेश भाई को हम लोगों ने निर्विरोध उपाध्यक्ष बनाया था। तो ये हम लोग सब एक ही पैनल के थे, ऐसा कुछ नहीं। बाद में अलग बात है कि वो बाद कांग्रेस में चले गए थे, फिर बाद में भाजपा में आ गए उन्होंने, 96-98 में ऐसे आ गए थे वो। तो ये अलग विषय, चलो उनको दिया। और अब ये तो देखो, ये क्या होता है, हार और जीत। मैं मानता हूं कि ये व्यक्ति का स्टार ही बहुत बड़ा काम करता है। जैसे मैंने बताया, 22,000 वोट पाके मैं लगभग 2,000 वोट से जीत गया था। और 18 में जब मुझे फिर राजेश जी को, राजेश जी फिर 18 फिर मुझको विश्वास की पार्टी ने मुझको दिया पार्टी में, तो 37,000 लगभग 700 वोट हम पाए, 37,500 मान लीजिए वोट पाए, और 11,500 वोट से मान गए। ये मामला होता है स्टार का। हमने जो टारगेट किया था कि 35 से 40,000 वोट, आपने काफी करीब से देखा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को यहाँ पर पैदा होते हुए और उसको पल्लवित होते हुए देखा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा है? केवल कि क्या आपसी फूट थी, या कांग्रेस कैसे मजबूत हो गई? कांग्रेस का पहले जो कभी भी मजबूत नहीं थी यहाँ पर। जब से हम लोगों ने काम शुरू किया है 90 से, तब से कांग्रेस कभी नहीं, कांग्रेस के संगठन भी कुछ नहीं है। वास्तविक रूप से क्या होता है, जब से हम कई लोग दावेदार हो जाते हैं, एक अनार 100 बीमार वाली सीट आती, तो दावेदार कई हो गए। तो 8 में भी बहुत विरोध था, लेकिन 8 का जो विरोध था वो बटा हुआ था। कोई नागेंद्रनाथ के साथ थे, तो कोई चुनाव मैदान में उतर गया, कोई नागेंद्रनाथ जी चुनाव मैदान में उतर गए, उमा भारती जी की पार्टी, कुछ लोग उनके साथ शिफ्ट हो गए, कुछ लोग नाथूलाल जी के साथ शिफ्ट हो गए, बहुजन से वो लड़े थे, कुछ लोग कांग्रेस साथ शिफ्ट। तो हमारा जो पार्टी का वो बटा, तो इसलिए एक तरफ कहीं नहीं गए। देखा जाए कि भाजपा से जो असंतुष्ट थे बीते 2 चुनावों में, वे कांग्रेस के तरफ चले गए। फिर इसके बाद वो 13 से क्या होने लगा कि वो एक तरफ शिफ्ट होने लगे, यार कांग्रेस तरफ जाने लग गए। उस कारण से कांग्रेस मजबूत होती गई। 18 में भी जब मुझे मिला तो मैंने कोशिश किया, लेकिन कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पाया। इस पर मैं इस पे अपनी कमजोरी मानता हूँ। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बोला कार्यकर्ताओं से, चुनाव हारने के बाद जब कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, बहुत खुले मन से बोला किसी को भी मन को भारी रखने की जरूरत नहीं है कि आपको लगता हो मैंने काम नहीं किया, पार्टी के इसको नहीं किया तो इसका हारे। तो ये मामला बात बिल्कुल दिमाग से हटा, देखो हमारा स्टार अच्छा नहीं था और इसलिए मैंने कोशिश किया आपको, लेकिन आपको नहीं पटा पाया, ये मेरी अयोग्यता थी। क्योंकि अगर जीतता तो मैं बनता विधायक, तो ये मेरी अयोग्यता थी। इसलिए हमने एक बात उनको स्पष्ट बोला कि हमको संघ हमेशा सिखाता है कि कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का, गिरकर उठते उठकर बढ़ते, यह क्रम है संसार का। होता जो भी घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, जो बना दंड आज कल वही पुरस्कार बन जाता है। तो मैंने इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को सब लोग, इस बात मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं जा भी रहा, हमारे जितने भी टिकटार्थी थे, जो भी लोग मांग रहे थे, सबके घर गया मैंने, और सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इस बार, और सभी ने कहा कि नहीं हम इस बार सब लोग
मिल करके चुनाव लड़ेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलवाएंगे। एक एक कार्यकर्ताओं ने इस बात को ठान लिया है इस बार। मैं इसीलिए इस बार जिस दिन मेरी घोषणा हुई 25 तारीख को हम भोपाल में थे, उस दिन हमारी वापसी का टिकट बना हुआ था। हम 26 को आए, 26 को हम चले गए अमरकंटक, चूंकि न्यास से जुड़ा हूँ। न्यास की एक मीटिंग थी, हमारे पूर्व संगठन महामंत्री भी आए हुए थे, ऐसे अजय प्रताप जी भी आए थे, न्यास के अध्यक्ष हैं, तो हम वहाँ चले गए। 26 का डेट मतलब वहीं निकल गया। 27 को जब बिजली पहुंचे रहे यहाँ पर, तो मैंने सभी कार्यकर्ताओं बना किया कोई भी पटाखा जुलूस जलसा भी हम नहीं करेंगे। इसी के कारण क्या होता है कि जो मांग रहे थे टिकट, उनके मन में थोड़ा सा और पीड़ा होता है, उनको लगता है फिर ठीक है वही लोग जिताएंगे, तो इसलिए बोला बिल्कुल नहीं करेंगे। हम पहले एक एक अपने उन सब जो टिकट मांगे तो सबके घर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर उन सबके घर जाएंगे। और लगभग मैं सभी के घर गया हूँ, चाहे जितने भी हमारे प्रत्याशी के दावेदारी करे तो उनके घर गया, सभी गया और सबने बहुत अच्छा बोला मुझे। चाहे आदरणीय हमारे ब्रजेश गौतम जी रहे हो, चाहे हनुमान गर्ग जी रहे हो, चाहे हमारे रामनरेश गर्ग जी रहे हो, चाहे उमा सोनी के परिवार से रहे हो, मनमोहन जी के यहाँ से रहे हो, अनिल गुप्ता जी रहे हो, मदन त्रिपाठी जी रहे हैं, ऐसे सभी के से मेरी भेंट मुलाकात हुई। सबने बहुत अच्छी बात बोला। हमारे सबसे पुराने पहला जिला अध्यक्ष अनूपपुर जब जिला गठन हुआ, अवधेश कामकार जी के पास गया, उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। कैलाश जी, अजीत जी, विनोद जैन जी, घनश्याम कामकार जी, ऐसे सभी वरिष्ठ लोग, हमारे नवल सराफ जी, मतलब जितने भी आदरणीय जुगल किशोर गुप्ता जी यहाँ बिजली में, सबके घर गया। राजनगर सभी वरिष्ठ नेताओं के घर गया मैंने, सबने अभी तक मैं सभी के घर जाने की को घर गया हूँ और सभी ने इस बार बहुत अच्छा और कार्यकर्ताओं लगभग एक दशक तक जी भाजपा कोतमा की राजनीति से बाहर थी, बिल्कुल, क्योंकि सत्ता थी सरकार और प्रदेश और केंद्र में, तो दखल तो हर चीज में था, लेकिन विधायक नहीं था कोतमा में, कांग्रेस का विधायक था। एक दशक पहले आप थे तो उस समय की परिस्थिति दूसरी थी, इस दौरान परिवेश बदला होगा, परिस्थितियां बदली होंगी, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, आपको क्या लगता है करने के लिए क्या क्या? इस बात की बड़ी पीड़ा हमारे कार्यकर्ताओं की, विधायक न होने, भले सरकार बने लेकिन विधायक न होने का, क्योंकि छोटे छोटे जो काम होते हैं क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के, उसमें तो हम असफल हो जाते हैं, नहीं करा पाते, तो प्रशासन हमारी उतनी बात नहीं सुनता है यहाँ पर। तो इस बार इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि नहीं, हमको अपना विधायक बनाना है। और विधायक बनने के बाद प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? लेकिन प्राथमिकता, जैसे मैं जब पहली बार रहा विधायक, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं मैं ईमानदारी के साथ कि मेरा जो पहली बार जब विधायक बना तो मैंने मूलभूत सुविधाएं जो होना चाहिए मैंने उससे पूरा अपना फोकस किया, और उसको लेकर के मेरे कार्यकाल में जितनी सड़क के निर्माण हुई होगी, प्रधानमंत्री सड़क की 200 तक के आबादी वाले गांव भी, 200 से कम तक वाले में भी हमने सड़क बनवाया। इस बार की फिर उसके बाद हमने लाइट 50 लोगों तक के आबादी वाले मोहल्ला टोला में भी लाइट पहुंचाई। स्कूलों का उन्नयन मैं बता दूं, प्राइमरी से मिडिल में और मिडिल से हाई स्कूल में और हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में, जितना मेरे कार्यकाल में हुआ होगा ऐसे सैकड़ों विद्यालय होंगे, प्राइमरी मिडिल और हाई स्कूल। जो ये तो पुरानी बात हुई, अभी कॉलेज भी बनवाए। अभी भी मेरी प्राथमिकता देखिए, पहले इन सब मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ एजुकेशन का जो रहा है। देखिए हमारा क्षेत्र बिल्कुल बहुत पिछड़ा एरिया है, गरीब एरिया है, कोल माइंस भी अब बंद हो रही, सब कगार हो रही, यहाँ पर युवा बेरोजगार हो रहे हैं। तो एक तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छी कोचिंग की व्यवस्था हम करवाएं, जिससे यहाँ पर हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो चाहे वो सामान्य कास्ट के हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे वो हमारे हरिजन आदिवासी बच्चे हों, वो बच्चे बाहर नहीं जा सकते, उनके माता पिता कोचिंग के लिए नहीं भेज सकते। हमारे इतना बड़ा फंड है, जिला माइनिंग फंड से हम अच्छे कोचिंग वालों को हायर करके यहाँ पर बिजली में, कोतमा में, राजनगर में हम खुलवा सकते हैं, जिससे यहाँ के बच्चों को अच्छा एक एजुकेशन, अच्छा कोचिंग मिले और वो भी आगे बढ़ सके। एक तो ये है उनके लिए। दूसरा, मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम यहाँ पर उद्योग डालें। देखिए बताना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने अपने समय में वेलस्पन वालों को यहाँ पर जमीन अधिग्रहण हुआ, उस पर कई यूनियन के नेताओं ने आपत्ति कर दी, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, हमारा उद्योग यहाँ लगने दो, ये रोजगार मिलेगा। तो मैंने सबको समझाइश करके और वेलस्पन के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ। ये दुर्भाग्य है, उसको उस समय कांग्रेस के घोटाले के कारण, कोयला बहुत बड़ा घोटाला था, वो कोर्ट में चला गया मामला, इसलिए कोई भी कोल ब्लॉक का नीलामी नहीं हुई और उसको कोल ब्लॉक मिला नहीं।
तो वो लेने के बाद पड़ा रहेगा, तो वो जमीन ऐसी पड़ी रहेगी। उसके बाद तो केंद्र की सरकार थी, तो फिर उसके बाद अब 10 साल अब हो गए देखिए लगभग। बता रहा हूँ, उसके बाद अब जब वो पड़ा रह गया, नहीं खोल पाया, अब उसके बाद कोल ब्लॉक आ रहे हैं, अब बिजली की उपलब्धता भी उतनी पर्याप्त हो गई मध्य प्रदेश को, उसको लग रहा है कि अब मैं बनाऊंगा पावर प्लांट डालूंगा तो शायद, तो इसलिए मेरा भी हम गए थे जब शिवराज जी से मिलने, कि जमीन अधिग्रहित है, कोई भी उद्योग उसमें डलवाए। तो माननीय मुख्यमंत्री, जब हमारी जिला प्रबंध समिति की बैठक हुई थी, अभी मीना सिंह जी थे, गौतम जी थे, पुरी जी थे, मेरे तीनों महामंत्री थे, हम भी थे उसमें, उन्होंने बोला ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी, चलो हम इसमें कंपनी वालों से बात करेंगे, यहाँ कोई उद्योग डाले। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सिंचित भी हो, इसके जब मैं विधायक था तो यहाँ पर अपना चौकान है जो, वहाँ एक बड़ा जलाशय भी हमने बनवाया, और उससे कारण आज वहाँ के काफी बड़ा एरिया में सिंचित भी हो रहा, और एग्रीकल्चर का अच्छा स्थिति बना हुआ, खेती का बढ़ा है, उसके बाद सब्जी हो, ये सब चीज का उत्पादन बढ़ा, लोग को आर्थिक स्थिति सुधरी। कोतमा के लोगों को मैंने अपने ही समय में जो राजा कछार आप देख रहे होंगे, ये जो बड़ी बलिया के पास, इसको कांग्रेस के जमाने में बना था, उसमें डैम पहली बरसात में बह गई थी, फूट गया था, उसको मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगाया, संयोग से बहस में आ गए, वो पहले नंबर में ही। तो उस समय जयंत मलैया जी मंत्री थे, उन्होंने मुझको बुलवाया, पूछा क्या विधायक जी क्या चाहते हो? मैं बोला मैं चाहता हूं वो डैम फिर से बने, जिससे जिस उद्देश्य बनाया जा रहा था, जिससे वहां के लोगों को पानी मिले, खेती के लिए पानी मिले। तो मेरे क्वेश्चन के आधार, ठीक है मेरे कार्यकाल में नहीं बन पाया, लेकिन उसमें आश्वासन दिया सरकार ने कि हम उसको बनाएंगे। सरकार अपनी थी, सरकार अपनी, और सरकार ने आश्वासन दिया, उसमें कार्रवाई पुनः, चूंकि उसमें भ्रष्टाचार हुआ था तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, और फिर उसके बाद नए सिरे से उसका एस्टीमेट, टीएस वेस जो भी प्रक्रिया था वो भी बना। तो मेरी पहली प्राथमिकता है उद्योग लगे यहाँ पर, जलाशय बने, छोटे छोटे स्टॉप डैम बने, सीरियल स्टॉप डैम बने, जिससे एग्रीकल्चर फ्यूचर भी ठीक हो यहाँ का, और युवाओं को रोजगार मिले। दूसरा, कोतमा हमारा अनुविभागीय शहर है, राजस्व का विभाग बहुत दिन से बैठ रहा है, तो सारे विभाग के अनुविभागीय अधिकारी वहां पर बैठे कोतमा में, जिससे कि कोतमा में सब विभाग के अधिकारी रहे, तो लोगों को अनुकूल नहीं जाना पड़ेगा छोटे छोटे काम के लिए, वही पर उनका काम होगा। बिजली के लिए मैं सोचता हूँ हमारे यहाँ उप तहसील है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, ये तहसील बने। बिजली का जो हॉस्पिटल है, ये अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बिल्डिंग है ही है, सब कुछ है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने। कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन डॉक्टरों का स्टाफ भी, बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने नई बिल्डिंग बनवाया अपने समय में कोतमा में, हॉस्पिटल का आप देख रहे हो, मॉडल स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनवाया, कन्याशाला बनवाया, वहां कन्या हॉस्टल बनवाया हमने, ITI की नई बिल्डिंग बनवाई, लेकिन कांग्रेस के 2 विधायक भी मिलकर के वहां डॉक्टर नहीं बैठा पाए। बैठाने तो आपकी सरकार को चाहिए थे ना, वो तो ऐसा कुछ नहीं, देखिए मैं आपको बता, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमारी भाजपा नहीं सुनती है, ऐसा बिल्कुल गलत है ये। हमने अपने समय वहां ब्लड बैंक भी सैंक्शन करवाया, लेकिन वो ब्लड बैंक चला गया अनूपपुर में, जो कोतमा के लिए सैंक्शन, बाकायदे किताब में है कोतमा के लिए सैंक्शन। लेकिन जो विधायक होता है, देखिए ऐसा नहीं, विधायक अगर अपने चैतन्य रहे, एक्टिव रहे, वो वहां बैठे, इसके लिए लड़े, वहां गर्भ में खड़ा हो जाए, तो कैसे नहीं देगी विपक्षी? संघीय ढांचा के आधार पर देश चलता है, कोई विपक्ष का हो। अब हमारी कमी रही दोनों कांग्रेस, बिल्कुल बहुत कमी थी। एक था तो मैं तो उनको बोलता हूं कि बोलते ना, कह रहा था ना कि पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मल्लू का कह गया सबके दाता राम। तो एक विधायक ऐसे थे, रईस आदमी थे, बड़े आदमी थे, आराम से 11 बजे उनका सवेरा होता था, और शाम को फिर 6 बजे बाद भेट ही नहीं होता, और जहाँ 2 बज गया तो फिर आराम चला था, और शाम को 6 बजे बाद दूसरा उनकी मीटिंग शुरू हो जाती रही। आप जानते हैं, मुझे बताने जरूरत नहीं कौन सी मीटिंग चलती थी। और एक है विधायक जी जो दूसरे बने, तो कहते हैं हमारे गांव में कहावत है, निमाइन की पनही और जरवा चरवा देंगे। तो वो ऐसा हो गया कि वो ऐसा एक्टिंग, वो अपने ही लोगों को सबको पहले कि इसको निपटाना, उसको निपटाना, इसको मुकदमा लगाना, उसको लगाना, जिन लोगों के लिए काम किया उन्हीं को सबको निपटाना है। मैं डॉन, फायरिंग करते हैं, सबने देखा कौन मैं डॉन, ये उनका स्टाइल रहा। फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं वो तो तमंचा, वो तो टिकिया वाला फोड़ा, लेकिन सच्चाई क्या सब जानते हैं। मतलब ड्रिंक करके माननीय हो गए हो आप, नशे की हालत में आप सफर करते हो, रोज आए दिन झगड़ा होता रहा ट्रेन में। एक मतलब दूध पीती हुई महिला बच्चे को लेकर सफर कर रही है, उसके साथ अभद्रता की, आपने उसके कारण FIR दर्ज हुआ है वहां पर 354 का। ये ख्याति मिली हमारे क्षेत्र को, हमारे विधायक के कारण।
तो ये इस प्रकार का मतलब कांग्रेस के विधायकों को रुचि जो रही है वो एक तो बढ़िया आनंददायक बन गया विधायक है, चलो मेरे एक भाग में था, बन गया सेठ आदमी, ये भी मेरे को मिल गया एक तक। और दूसरा रहा तो मैं कहूँ तो मेरे जितना किसने आग दिखाया, कैसे दिखा दिया, उसको खत्म कर। इस बार आपको क्या लगता है? तो आपको चुनाव मैदान में पार्टी उतार दी है, कांग्रेस किसको टिकट देगी तो आपकी राह आसान हो जाएगी? जिसको भी दे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का सेटअप इतना मजबूत है हमारा, और कार्यकर्ता के साथ साथ जनता भी बता दो, जनता भी उब गई इन लोगों से कि कांग्रेस के विधायकों से, कांग्रेस से जनता भी उब गई है। और इसलिए जनता भी और हमारी लाडली बहना और किसान, जो किसान सम्मान निधि के रूप में हर साल हर प्रत्येक किसान हमारा 12,000 रुपये साल में मिलता है हर किसान को। हमारी लाडली बहनों को इसी कोतवा विधान में 40,000 लाडली बहना है, 40,000 लाडली बहना, जिनको कि पहले 1000 मिलता था, अब 1250 रुपये मिल रहा है। उन सब लाडली बहनों ने लाडली बहना सेना बना लिया है अभी तो बूथ बूथ में, और उनका कहना है कि हम अपने भाई को बिल्कुल कमजोर नहीं हो देंगे और उसको जिता के रहेंगे इस बार। तो लाडली बहनों ने, मेरे किसान भाइयों ने और मेरे कार्यकर्ताओं ने सबने ठान लिया। काफी सवाल ये रहे लोगों के, क्योंकि आप भाजपा के नेता भी हैं, पूर्व विधायक रहे, जिलाध्यक्ष रहे, ऐसा लग रहा था कि जो लाडली बहना योजना लागू की गई है, चुनाव के कुछ महीने पहले लागू की गई, हार का डर सता रहा था भाजपा सरकार को, करना था तो 20 साल से सत्ता में पहले क्यों नहीं लागू की, और ऐसा लगा कि अब इस बार सत्ता। देखिए अगर आप समय दें तो बता दूं, उन्होंने, मैं आप समय दें बता दूं, मैं आपको पुराना थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आईना। 2003 के पहले इस मध्य प्रदेश की क्या हालत थी, सड़क नहीं होते थे चलने के लिए, आप भी चले होंगे, सड़कें नहीं, सड़क के बगल से हम चलते थे, बिजली तो थाने अंधेरा था, सारे उद्योग बंद हो गए, ताले लग गए थे, बिजली शहर में भोपाल जैसी जगह में 7 बजे के बाद नहीं मिलती थी बिजली, गांव में तो महीनों महीनों लाइट नहीं रहता रहा, स्कूलों में कोई योजना नहीं, गांव में प्राइवेट स्कूलें खुल रही थी, कोई योजना नहीं थी बच्चों के लिए, हॉस्पिटल में बड़े मुश्किल से डॉक्टर मिल जाए तो भाग्य है, दवाई तो कुछ मिलता नहीं था। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने 2 प्रकार का काम किया। सबसे पहले मूलभूत सुविधा, लोगों को पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य ये मिले। इसके बाद और इसके बाद लागू करनी पड़ी, क्योंकि हमारा एम है कि बहनों का जीवन स्तर ऊपर उठाना है। क्यों नहीं सोचा? लेकिन पहले सोचे ना, पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाए, पहले लाडली लक्ष्मी योजना बना करके, जो इसी मध्य प्रदेश की धरती में आपने देखा होगा कि 1000 बेटों के एवज में 800-850 बेटी ही जन्म लेती थी, और ये जन्म ऊपर वाले प्रकृति के कारण नहीं था, ये हमारे आप जैसे संपन्न लोगों के कारण था कि हम अपनी बेटी को, बहू को जन्म जैसे गर्भवती होती थी तो उसका हम जांच करवाते थे, और पता चल गया कि बेटी तो कोख में ही उसको मार डालते थे, कोख को हमने कत्ल खाना बना दिया था, ये हमने कर दिया था, और उसके कारण एक जो होना चाहिए वो अनुपात भी घट रहा था लगातार। तो सबसे पहले हमारी सरकार ने बेटियों को बचाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना लाई, और उन बेटियों को बचाना शुरू किया, उनके नाम से 30,000 रुपया डिपॉजिट करना किया, उनके माता पिता को चेक दे रहे। और जब आज वो बेटी 5वीं पास करके 6वीं में गई तो 2,000 रुपये अलग से दिए उनको, फिर जब 8वीं पास करके 9वीं में गई तो 4,000 रुपये दिए, और फिर जो 10वीं पास करके 11वीं में गई तो फिर 6,000 रुपये दिए, फिर 12वीं में गई तो फिर उसको 6,000 रुपये दिए, और जब उसका शादी होता है तो शादी भी सरकार कराई, और साथ में वो जो 30,000 जमा किए तो 1 लाख रुपया लेकर के बेटी जाती है अपने ससुराल, लखपति बनाए सरकार ने, बेटियों के लिए एक नहीं अनेक कुछ काम किया। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को लगा इसके बाद ही मेरी बहनें जो मेरे को बहन मानते हैं, तो शिवराज जी को लगा कि उनके लिए भी कुछ करना है मुझे, तो उनके मन में आया। और देखिए जब इतना काम करना है, उस समय क्या हालत थी, 23,000 करोड़ का मात्र बजट होता था हमारा। 2003 के पहले जो हमारे मध्य प्रदेश का बजट था वो मात्र 23,000 करोड़ का बजट था। शिवराज जी ने उसको बढ़ाते बढ़ाते नीति और नियत अच्छे करते करते 3,00,000 करोड़ से भी ऊपर का बजट है हमारा। तो जैसे जैसे पैसा प्रबंधन होता गया काम करती गई सरकार, और आज लाडली बहना भी बनाई सरकार ने। मोदी जी ने 6,000 रुपये दिया किसान सम्मान में, सरकार ने भी 6,000 रुपये दिया, हमारे शिवराज जी ने 12,000। तो प्रबंधन तो पैसे से होता है। तो ये थे हमारे साथ कोतमा के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं दिलीप जायसवाल जी, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो
दूसरी सूची आई 39 लोगों की, उसमें कोतमा सामान्य सीट जिस पर लोगों को काफ़ी इंतजार था, उनका नाम भी है। और अब आज हम उनसे पूरी चर्चा कर रहे थे कि कैसे उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, कैसे एक छोटे से गांव से, बिलिया छोटे गांव था जहां पर इनके पिताजी रहते थे, फिर बिजरी में आए, वार्ड नंबर 10 बिजरी में इनका निवास है। और धीरे धीरे कैसे भारतीय जनता पार्टी जब की शुरुआत हुई थी और आज एक बड़ा वृक्ष जो बन चुकी है, भारत देश नहीं बल्कि कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने इन पर भरोसा जताया और हम शुभकामनाएं देते हैं इनको कि आने वाले दिनों में इन्होंने जो विकास की जो बातें लिखी हैं, नई भारत लिखना चाहते हैं, बिजरी, कोतमा, राजनगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की, कोतमा संसदीय क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की, उसमें ये सफल होंगे और एक बार इन पर फिर जनता भरोसा जताएगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इनसे विदाई लेते हैं। अगले कार्यक्रम में हम फिर नई शख्सियत के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर के और मेरा जो आज इंटरव्यू लिया और इसको बढ़िया दिखाइए। मैं चाहता हूँ क्षेत्र की जनता भी देखे और सब देखे, और आप लोगों ने आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और समस्त मीडिया के बंधुओं से मैं चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य हैं हम मनुष्य हैं, जीवन में हमसे गलतियाँ भी होती हैं, तो कभी भी जानने में अनजाने में, परोक्ष अपरोक्ष, वचन से, काया से, मन से, शरीर से अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपके माध्यम से, पूरी जनता से भी। और प्रणाम करते हुए सबसे यही निवेदन करेंगे कि आप अपना आशीर्वाद और सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, मेरे साथ बनाएंगे।